सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई रियली होप दैट यू गाइज आर रियली डूइंग वेल. सो गाइज, टुडे वी गोना स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 3 of our Indian economic development book, and this is the unit second, economic reform since 1991. तो गाइज, अगर आपको याद हो, लास्ट चैप्टर हमने जो किया था, चैप्टर नंबर सेकंड, उसमें हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखे थे 1950 से 1990 तक की. उसमें हमने देखा था इंडिया में एग्रीकल्चर कैसा था उस टाइम पे. आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफी उस टाइम पे हमारी कैसी थी. तो 1990 के बाद में हमने 1991 में हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अडॉप्ट कर लिए थे, विच इज़ आर LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. सो फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. बेसिकली ऐसे रिफॉर्म्स जिसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी है उसको एक पूरा तरह से एक चेंज मिल जाए. ठीक है, एक जैसे कि हमारी जो इकोनॉमी जो इतने टाइम से स्टैगनेंट थी, इतने टाइम से हमारी इकोनॉमी जो है पूरी तरह से डाउन हो रही थी, उसको एक ग्रोथ मिल जाए. तो बेसिकली ये हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ऐसे रिफॉर्म्स करना जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को एक नया स्ट्रक्चर मिल जाए, जिसकी वजह तो ड्यू टू विच एन इकोनॉमी अंडरगोज सम फंडामेंटल चेंजेस फ्रॉम सोशलिस्ट इकोनॉमी टू मार्केट लेड इकोनॉमी. सोशलिस्ट इकोनॉमी विच इज़ गवर्नमेंटल बेस्ड इकोनॉमी टू मार्केट इकोनॉमी. परचेसिंग पावर पे बेस्ड होने वाली इकोनॉमी, जो मार्केट में जो हमारी और मार्केट के ऑब्जेक्टिव्स को जो फुलफिल करे, ऐसी इकोनॉमी बनना, वो होती है हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम इंडिया में देखेंगे. ठीक है, अब इंडिया का बैकग्राउंड देखेंगे उस टाइम पे. और तो हम देखेंगे इंडिया का बैकग्राउंड इंटरनल फ्रंट पे कैसा था. इंडिया में इंटरनली, इंडिया के अंदर एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी कि उस टाइम पे क्या हुआ था, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की डेथ के बाद हमारी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे पॉलिटिकली हम बहुत ज़्यादा इंस्टेबल हो गए थे. एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, देन कंट्री वाज गोइंग थ्रू इकोनॉमिक क्राइसिस बिकॉज ऑफ रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द पास्ट. हमारी कंट्री बहुत सारी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जा रही थी उस टाइम पे, क्योंकि हमारे जो पास्ट में हमारे पास्ट में ऐसी पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से हमको क्राइसिस फेस करना रहा था उस टाइम पे. देन नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. फॉरेन एक्सचेंज लेफ्ट फॉर ओनली 2 वीक्स ऑफ एक्सपोर्ट. हमारे पास उस टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज बस इतना ही था जिससे हम बस 2 वीक्स के लिए हमारा एक्सपोर्ट कर सके, दूसरी कंट्री के साथ 2 वीक्स तक हमारा एक्सपोर्ट कर सके. हमारे पास उतना ही उस टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज था. ये तो हमने करी इंटरनल फ्रंट की, भाई इंडिया के अंदर क्या सिचुएशन थी उस टाइम. इंडिया की सिचुएशन एक्सटर्नल फ्रंट पे कैसी थी अभी हम देखेंगे. सो बेसिकली उस टाइम पे क्या था, गल्फ वॉर हो रहा था. उसकी वजह से गल्फ वॉर, बेसिकली जो गल्फ कंट्रीज़ होती है ना, उसमें ही ऑयल जो होता है बहुत ज़्यादा, वो गल्फ कंट्रीज़ ऑयल को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है. तो उस टाइम पे गल्फ वॉर चल रहा था. इस वजह से जो ऑयल के प्राइजेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे. ठीक है, और इम्पोर्ट बिल्स, और इस वजह से जो हमारे इम्पोर्ट्स थे, इम्पोर्ट्स के जो बिल थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे वो भी. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ इंडिया टुक मेजर्स टू मैनेज द क्राइसिस. फर्स्टली, इंडिया रिक्वेस्टेड फॉर लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. द लोन विच वॉज $7 बिलियन. इंडिया ने $7 बिलियन का लोन रिक्वेस्ट किससे की थी, वर्ल्ड बैंक और IMF से. The World Bank and IMF expected certain economic reforms. अब आपको कोई भी लोन कुछ कंडीशंस या किसी बेसिस पे ही आपको लोन दिया जाएगा. अगर आप लोन खुद भी लेना चाहो तो या तो आपको प्रॉपर्टी हाउस लोन दिया जाएगा या गोल्ड लोन एक्सेट्रा, इन बेसिस पे आपको लोन दिया जाएगा. ठीक है, तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ कंडीशंस रखी. उन्होंने बोला कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे, ये कंडीशंस को माननी पड़ेगी, तभी हम आपको लोन देंगे. सो द कंडीशंस जो IMF और वर्ल्ड बैंक ने बोली थी, जिसमें से है कि रिमूविंग ऑब्स्ट्रक्शन ऑन प्राइवेट प्लेयर्स, कि आपको प्राइवेट प्लेयर्स में से जो रेस्ट्रिक्शंस आपने लगाई है कि आपको सिर्फ सर्टेन चीज़ें ही आपको बनानी पड़ेगी, तो वो आपको अब रिस्ट्रिक्शंस हटाना पड़ेगा, वो ऑब्स्ट्रक्शन आपको प्राइवेट प्लेयर से हटाना पड़ेगा. सेकेंडली, लिबरलाइजिंग इकोनॉमी. जो इकोनॉमी है उसको आप कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी इकोनॉमी कुछ चीज़ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में कोई रोक टोक नहीं होगा. दैट इज़ द लिबरलाइजिंग इकोनॉमी. एंड ओपन अप ऑफ इकोनॉमी मीन्स जो इंडिया के जो इकोनॉमिक बैरियर्स है, ट्रेड बैरियर्स है, आपको उसको ओपन करना पड़ेगा. कोई भी कंट्री आपके साथ ट्रेड कर सकती है, इंडिया एक्सपोर्ट कर सकती है, इंडिया इंपोर्ट करती है, कोई भी कंट्री आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है, आप किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. सो दैट्स दी ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी. ये 3 कंडीशंस जो है वो
हमारी जो वर्ल्ड बैंक और IMF में रखी थी। तो ऐसे क्या मेजर्स थे जो इंडिया ने लिए थे, ठीक है। फर्स्ट इज स्टेबलाइजिंग मेजर्स, जो शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स थे, उसका जो रिस्पॉन्स था वो शॉर्ट टर्म था। और बेसिकली जो स्टेबलाइजिंग मेजर्स होते हैं, दीज आर शॉर्ट टर्म मेजर्स, जिसकी वजह से जो इंडिया में जो वीकनेस है को उसको वीकनेस को डेवलप करना और जो पेमेंट है, पेमेंट को बैलेंस करना इंडिया में। सो बेसिकली ये है हमारी स्टेबलाइजिंग इकोनॉमी, और ये बहुत शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं। सेकेंड इज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, दीज आर सम लॉन्ग टर्म मेजर्स, जिसका एम क्या था, इंडिया की एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करना, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, इकोनॉमी की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, और जो हमारे इंटरनेशनल कंपटीशन है उनको भी इंक्रीज़ करना। तो ये थे हमारे बेसिकली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म था, और इसका जो प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल था, वो एकदम से बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस नहीं था, इसका तो ग्रेजुअल प्रोसेस था, धीरे धीरे होता था, ठीक है। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। अब इंडिया के जो कंपोनेंट्स थे, इंडिया ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे वो क्या थे। फर्स्ट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG 1991 में हमने इसको अडॉप्ट किया था। सो बेसिकली इकोनॉमिक पॉलिसी वही है जो वर्ल्ड बैंक और IMF ने इंडिया से कुछ कंडीशंस रखी थी, ये 3 कंडीशंस जो रखी थी इंडिया से, फिर इंडिया ने कुछ रिफॉर्म्स लाए थे और ये मेजर्स लिए थे इंडिया ने। तो यही हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आप पढ़ते हैं ना, दैट्स द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। सो आवर फर्स्ट रिफॉर्म इज लिबरलाइजेशन, मीन्स इकोनॉमी को लिबर्टी देना, ठीक है। मीन्स पुटिंग एन एंड टू द लॉज दैट वर रेगुलेटिंग द इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी को रेगुलेट करने वाले ऐसे जो लॉज है ना उनको एंड करना, दैट्स द लिबरलाइजेशन। और अगर हम इकोनॉमी को रेगुलेट करने वाले लॉज को एंड करेंगे तो बेसिकली इट ऑफन ऑल्सो कॉल्ड एज डीरेगुलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। सो बेसिकली लिबरलाइजेशन 1980s के टाइम पर लिबरलाइजेशन क्या हुआ था, ठीक है। एक तो हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो इंडस्ट्री बेस्ड जो पॉलिसीज़ हैं उनमें रिफॉर्म्स लाया था, और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की में भी रिफॉर्म्स लाया गया था। ये थी हमारी 1980s में लिबरलाइजेशन। बट ये तो 2 चीज़ें हमारी पूरी इकोनॉमी को तो लिबरल नहीं कर देगा। सो 1991 में और ऐसे मेजर लिए गए थे और ऐसे रिफॉर्म्स लाए गए थे जिसकी वजह से पूरी जो इकोनॉमी है उसको लिबर्टी मिल जाए। तो जो 1991 के जो मेजर्स थे, रिफॉर्म्स हमने लाए थे, वो कॉम्प्रिहेंसिव था, मीन्स पूरी तरीके से ये लिबर्टी दे देना हमारी इकोनॉमी को। सो उसमें था, एक तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स लाए गए थे, एक फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स लाए थे, फॉरेन ट्रेड में, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में, टैक्सेशन ट्रेड में भी रिफॉर्म्स लाए गए थे। सो हमने अभी लिबरलाइजेशन पढ़ा, उसके हमने कुछ मेजर्स देखे, उन मेजर्स को हम 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट मेजर है हमारा, फर्स्ट रिफॉर्म है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। सो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग नॉर्म्स वर रिलैक्स्ड। सो इसमें इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में क्या होता कि 1991 से पहले अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री ओपन अप करनी थी या अगर आपको क्लोज भी करनी थी तो आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए होता था। आपको गवर्नमेंट अप्रूव करेगी कि तभी आप कोई भी बिज़नेस को आप ओपन कर सकते हो, तभी आप कोई बिज़नेस को क्लोज़ कर सकते हो, इंडस्ट्री को क्लोज़ कर सकते हो। ये एक बिज़नेस पर्सनस के लिए उस टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई थी, ठीक है। और इवन दो आप नहीं डिसाइड कर सकते थे कि हाउ मैनी गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। गवर्नमेंट विल डिसाइड हाउ मैनी गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इस वजह से ये जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की वजह से बहुत ज़्यादा जो प्राइवेट सेक्टर का हमको एक्सक्लूजन देखा। जो प्राइवेट सेक्टर्स था ना, प्राइवेट सेक्टर के जो लोग थे वो एक्सक्लूड हो गए थे, इंडस्ट्रीज छोड़ के चले गए कि भाई हमको करनी ही नहीं है, बिजनेस ही नहीं करना है ऐसे लाइसेंसिंग की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, रिजर्वेशन रिलेटेड टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिमूव। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में रिजर्वेशन था वो रिमूव हो गया था। रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिमूव। जो हमारी रिस्ट्रिक्शंस होता था कि हम प्राइसिंग नहीं डिसाइड कर सकते थे उस टाइम पे, डिस्ट्रीब्यूशन हम डिसाइड नहीं कर सकते थे, वो भी रिमूव हो गया था। ओनली एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, डिफेंस विद द गवर्नमेंट। कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज थी जो गवर्नमेंट के साथ रहेगी कि भाई सिर्फ गवर्नमेंट उसके साथ अपना प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड कर सकता है, गुड्स प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूट डिसाइड कर सकता है। वो बेसिकली एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, डिफेंस, ये जो थी ये 3 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसमें गवर्नमेंट का पूरा इंटरफेरेंस हो सकता था, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स।
So financial sectors like commercial banks, investment banks, stock exchange operations and foreign exchange markets, these included in financial sector. ठीक है. So RBI was the main regulator of फाइनेंशियल सेक्टर. जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो मेन रेगुलेटर था फॉरेन सेक्टर का. रेगुलेटर मीन्स समवन हु स्टॉप्स का, आपको कोई भी चीज़ करने से जो स्टॉप कर सकता है वो रेगुलेटर होता है. तो RBI जो है वो मेन रेगुलेटर था फाइनेंशियल सेक्टर का. ठीक है. देन रोल ऑफ RBI कन्वर्टेड टू फैसिलिटेटर. जो RBI का रोल था, जो रेगुलेट करता था आपको, वो अब फैसिलिटेटर बन गया. कि फैसिलिटेटर मीन्स समवन हु सपोर्ट्स यू. ठीक है. किसी भी चीज़ में जो आपको सपोर्ट करेगा वो अपना फैसिलिटेटर होगा. तो RBI का रोल कन्वर्टर टू फैसिलिटेटर. अब रोल ऑफ RBI इन इन्वेस्टमेंट सेटिंग ऑफ बैंक्स अबॉलिश. जो बैंक्स में RBI का रोल होता था इन्वेस्ट सेटिंग्स का, वो अबॉलिश हो गया. नाउ प्राइवेट सेक्टर्स वर अलाउड टू ओपन न्यू बैंक्स. जो प्राइवेट सेक्टर्स थे उनको अब अलाउवेंस मिल गई कि आप न्यू बैंक्स ओपन कर सकते हैं. लाइक न्यू बैंक्स मीन्स बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन बैंक्स. ठीक है. अब जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन प्लेयर्स थे वो भी बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकते थे. अब उस 74% जो है उस टाइम पे हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंक्स की जो ग्रोथ है वो 74% इंक्रीज हो गई थी. नेक्स्ट इज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स. अंडर दिस ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस बेस्ड ऑन टैरिफ एंड कोटा. टैरिफ मीन्स अगर आप कोई भी इंपोर्ट करते हो उस पर आपको कुछ परसेंट की टैक्स देना पड़ता है. और कोटा मीन्स किसी भी चीज़ की क्वांटिटी फिक्स कर देना, दैट इज़ कोटा सिस्टम. तो वो जो है वो सिस्टम रिलैक्स्ड हो गया था. वो सिस्टम अब उसको बंद कर दिया था. देन दिस वाज फॉर इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन एंड एफिशिएंसी ऑफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन. डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में कॉम्पिटिशन और एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए ऐसा किया गया था. इम्पोर्ट लाइसेंसिंग वॉज रिड्यूस्ड. इम्पोर्ट लाइसेंसिंग मतलब आप किसी चीज़ को अगर इम्पोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगेगी. लाइसेंसिंग जो है उसको अब रिड्यूस कर दिया था. बंद नहीं करा था, रिड्यूस कर दिया था उसको. टू ओनली फ्यू हजार्डस एंड सेंसिटिव आइटम्स. हजार्डस मीन्स कुछ केमिकल्स एंड सेंसिटिव आइटम्स मीन कुछ प्रेशियस आइटम्स होते हैं आपके, लाइक डायमंड्स वगैरह ऐसे जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, उन पर जो आपकी उन पर जो आपकी टैक्स सिस्टम था, बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था पहले इंपोर्ट्स पे, वो आपका कम कर दिया गया था. नाउ नेक्स्ट इज टैक्सेशन सिस्टम रिफॉर्म्स. Taxation system reforms were seen as two types: direct taxation system and indirect taxation system. Direct taxation system means the tax is being imposed on a person if he or she is accountable person to pay tax. Then this is direct taxation system means income tax and corporate tax. कि भाई आप direct persons ले सकते हो, वो tax वो होता है direct taxation system. एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम आप किसी शॉपकीपर के थ्रू, आप GST वगैरह देते हो ना, किसी शॉपकीपर के थ्रू या फिर किसी के भी थ्रू अगर आप टैक्स देते हो, वो होता है अपने इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम. टैक्स इज बीइंग पेड थ्रू सम अदर एजेंट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम मीन्स GST पेड बाय शॉपकीपर्स. डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम, इसमें भी कुछ रिफॉर्म्स लाए गए. लाइक टैक्स के जो रेट्स थे उनको रिड्यूस कर दिया गया था उस टाइम पे. ठीक है. और collection from direct taxes reduced initially. Basically उस टाइम पे individual income has steadily decreased because it was believed that high income tax rates were a major contributor to tax evasion. इसके वजह से टैक्स को रिड्यूस करना पड़ा. इस वजह से कलेक्शन जो हो रहा था अपने डायरेक्ट टैक्स का वो इनिशियली रिड्यूस हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे टैक्स का बर्डन बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स पे हो रहा था. तो इसकी वजह से तो हमको टैक्स इरोजन को स्टॉप करने के लिए हमको टैक्स के रेट्स को रिड्यूस करना पड़ा था. इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम. इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम देयर वर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन 2017. इनडायरेक्ट टैक्सेस आर द टैक्सेस लिवाइड ऑन कॉमोडिटीज. ये कुछ कॉमोडिटीज़ पे लगाई जाती है in order to create a single nation market for goods and commodities. Various efforts have been made to reform indirect taxes. Okay. So indirect tax is also nationalized
जो इम्पोर्ट ड्यूटी वो है वो रिड्यूस्ड हो गई थी। सो नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। अंडर दिस रिफॉर्म रुपी वॉज डीवैल्यूएटेड, जो रुपी अपना जो रुपीज़ है उसकी वैल्यू गिर गई थी, ठीक है। सो अगेंस्ट में दूसरी जो करेंसीज थी उनके अगेंस्ट में रुपी की वैल्यू गिर गई थी क्योंकि 1991 में सो इट वाज अ क्विक फिक्स टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। एक अपने जो पेमेंट को बैलेंस करने की जो उस टाइम पे क्राइसिस थी उसके ऊपर एक क्विक फिक्स था ये, ठीक है। तो इसकी वजह से रिजल्ट क्या आया अपने जो इकोनॉमी के डिवैल्यूएशन का रिजल्ट था कि जो फॉरेन करेंसीज है ना उनका इंडिया में आना इंक्रीज़ हो गया था, उनका इनफ्लो इंक्रीज़ हो गया था। एडिशनली इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, गवर्नमेंट मेड रुपी एज अ मार्केट डिटरमाइंड करेंसी। It prepared the stage for the government's control over rupee valuation in the foreign exchange market to end. Basically, market are allowed to frequent decide exchange rates based on the supply of demand of foreign currency. सो गाइज़ हमारा लिबरलाइजेशन इतना ही था। हमने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए थे जिस वजह से हमको हमारी इकोनॉमी को लिबरल करना था। सो ये कुछ मेजर्स इंडिया ने लिए थे हमारी इकोनॉमी को लिबर्टी देने के लिए। सो अगर हम प्राइवेटाइजेशन का देखें तो इट कैन बी सीन एज दैट अलाउिंग प्राइवेट सेक्टर टू पार्टिसिपेट मोर एंड मोर इन इंडियन इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट गिविंग स्पेस टू प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है। सो गवर्नमेंट शिफ्टिंग मैनेजमेंट टू प्राइवेट पार्टीज़, गवर्नमेंट का शिफ्ट प्राइवेट पार्टीज़ पर देना, दैट्स द प्राइवेटाइजेशन। अब हम इसमें 2 वेज देखेंगे कि गवर्नमेंट में ऐसे कुछ वेज को अडॉप्ट किए थे प्राइवेटाइजेशन को अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट शिफ्ट्स इट्स एंटायर शेयर टू प्राइवेट प्लेयर्स, गवर्नमेंट का एंटायर शेयर प्राइवेट प्लेयर्स को शिफ्ट करना। एंड एग्जांपल जो एयर इंडिया था वो पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, देन एयर इंडिया किसको दे दिया गया, टाटास को एयर इंडिया दे दिया गया। देन गवर्नमेंट सेलिंग सम शेयर्स टू प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट के जो कुछ शेयर्स थे वो प्राइवेट प्लेयर्स को सेल कर दिए गए थे। लाइक गवर्नमेंट बैंक्स, IDBI बैंक मैनेजमेंट विच मैनेजमेंट कंट्रोल, इसका जो मैनेजमेंट कंट्रोल है ना उसको शिफ्ट कर दिया गया कि भाई IDBI बैंक तो है बट उसको जो मैनेज करेगा ना वो प्राइवेट प्लेयर मैनेज करेगा, ठीक है। अब कुछ सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइवेटाइजेशन का सिग्निफिकेंट रोल देखेंगे हम। फर्स्ट इज कि बाय सेलिंग इट्स स्टेक गवर्नमेंट कैन इम्प्रूव एफिशिएंसी, इम्प्रूवमेंट इन फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ऑल्सो टू फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो नाउ ग्लोबलाइजेशन is basically as turning the world into one whole or creating a borderless world, okay. World as a global village means smooth transfer of capital, goods and services, labor force across the world. अब हम इसका एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं आउटसोर्सिंग का। मीन्स इट्स अ फिनोमिना विच हैज़ बीन क्रिएटेड और फैसिलिटेटेड बाय ग्लोबलाइजेशन। मीन्स अगर आप इंडिया में हैं और US जाके आप काम कर रहे हो और इंडिया में पैसे भेज रहे हो तो वो अपना एक ग्लोबलाइजेशन हुआ कि आप इंडिया के जो पर्सन हो आप US कनाडा में जा रहे हो, वहाँ पे जॉब करके वहाँ से कुछ अर्निंग करके अपनी फैमिली को भेज रहे हो, वो ग्लोबलाइजेशन हुआ, ठीक है। ये होता है अपना ग्लोबलाइजेशन जिसमें जो बॉर्डर्स होते हैं ग्लोबलाइजेशन करने के लिए, मीन्स इकोनॉमी के जो बॉर्डर्स होते हैं रेगुलेट करने वाले, या आप ऑल ओवर वर्ल्ड को एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड बना दो, दैट्स द ग्लोबलाइजेशन, ओके। बेसिकली आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। सो अपना आउटसोर्सिंग का एम क्या है, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी और कॉस्ट को रिड्यूस कर देना, दैट्स द एम। एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द मेजर डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग, ठीक है। When some regular services like counseling, accounting, etc. are sent to some other countries, आप कोई भी मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना कि भाई इंडिया का जो पर्सन है अगर US जाके जॉब कर रहा है कोई भी और वहाँ से जो अपनी अर्निंग्स का कुछ पार्ट इंडिया में भेज रहा है अपनी फैमिली को, तो दैट्स द आउटसोर्सिंग और दैट्स द ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और इंडिया इज़ वन ऑफ द मेजर डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग। अब हम देखेंगे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO क्या है, ठीक है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेन बॉडी विच फैसिलिटेट्स ग्लोबलाइजेशन और टेक केयर्स
रूल्स बेस्ड ऑन ग्लोबल ट्रेड। इसमें है टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स, जो ट्रेड के जो बैरियर्स है जो रोक करते हैं ट्रेड में, उनको जो बैरियर्स है उसको रिमूव करना, दैट इज दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? 1948 में जो है गैट, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसको हमने बनाया था 23 कंट्रीज़ ने मिलके। देन 1 जनवरी 1995 में गैट जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो गया था। W2 इज़ द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ द सक्सेसर ऑफ गैट। ठीक है, अब हम देखेंगे इंडिया और गैट के क्या रिलेशंस हैं। इंडिया जो है, इंडिया इज़ फाउंडिंग मेंबर ऑफ गैट एंड WTO। इंडिया इज़ स्ट्रॉन्ग वॉइस of developing countries. India leads some common concerns related to non-tariff barriers and agricultural subsidies, etc. Now we will see assessment of economic reforms. Assessment में कुछ हमने achievements भी करी और कुछ हमको criticisms भी मिले economic reforms का। So achievements में first is economic growth। जो हमारी economic growth है वो increase हुई है। 1980 to 1991 में हमारी 5.6 थी %, जो अब 5.6% में इंक्रीज़ हुई है। 2007 to 2012 में हमारे 8.2% इंक्रीज़ हुई है इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी प्रेफर्ड वेल, जो कौन सा ऐसे मेजर सेक्टर्स है जिन्होंने इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले किया है, वो है एग्जाम्पल सर्विस, बिगेस्ट गेनर। सर्विस जैसे कि IT, BPO, फाइनेंशियल सेक्टर्स, इन्होंने वो है बिगेस्ट गेन है, इनका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल था। टेलीकम्युनिकेशन प्रेफर्ड वेल इन डिसेंट मैनर। ट्रेड में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा हमने। फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आ रहा $15 बिलियन हो गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट सिग्निफिकेंट इंक्रीज, $10 मिलियन टू $50 बिलियन। कैन यू सी द डिफरेंस? $10 मिलियन से हमारा $50 बिलियन हो गया था इकोनॉमिक रिफॉर्म से। India leads some common concerns related to non-tariff barriers and agricultural subsidies, etc. Now we will see assessment of economic reforms. Assessment में कुछ हमने achievements भी करी और कुछ हमको criticisms भी मिले economic reforms का। So achievements में first is economic growth। जो हमारी economic growth है वो increase हुई है। 1980 to 1991 में हमारी 5.6 थी %, जो अब 5.6% में इंक्रीज़ हुई है। 2007 to 2012 में हमारे 8.2% इंक्रीज़ हुई है इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी प्रेफर्ड वेल, जो कौन सा ऐसे मेजर सेक्टर्स है जिन्होंने इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले किया है, वो है एग्जाम्पल सर्विस, बिगेस्ट गेनर। सर्विस जैसे कि IT, BPO, फाइनेंशियल सेक्टर्स, इन्होंने वो है बिगेस्ट गेन है, इनका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल था। टेलीकम्युनिकेशन प्रेफर्ड वेल इन डिसेंट मैनर। ट्रेड में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा हमने। फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आ रहा $15 बिलियन हो गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट सिग्निफिकेंट इंक्रीज, $10 मिलियन टू $50 बिलियन। कैन यू सी द डिफरेंस? $10 मिलियन से हमारा $50 बिलियन हो गया था इकोनॉमिक रिफॉर्म से। अब देखो कि हमारा एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर 1991 में 3.6 था। देन अगर आप 14-15 में देखें तो वो, अरे यार, सो नाउ वी विल सी द क्रिटिसिज्म दैट इंडिया फेस्ड। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? जॉबलेस ग्रोथ तो हुई, लेकिन इंडिया में जॉब्स की बहुत ज़्यादा कमी हुई थी। नाउ वी विल सी क्रिटिसिज्म दैट इंडिया फेस्ड। एम्प्लॉयमेंट में जॉबलेस ग्रोथ थी। ग्रोथ तो थी बट उसमें जॉबलेस ग्रोथ थी। ठीक है, एग्रीकल्चर देखेंगे, प्रोग्रेस स्टैग्नेंट। एग्रीकल्चर में जो प्रोग्रेस था वो स्टैग्नेंट, मतलब वही रुका हुआ था। नो न्यू इन्वेस्टमेंट, उसमें कोई न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं थी। इवन ड्यू टू गवर्नमेंट कंट्रोलिंग सब्सिडीज, एग्रीकल्चर इज़ द मेन सफर्ड। जो गवर्नमेंट के जो कंट्रोलिंग सब्सिडीज़ थी, एग्रीकल्चर मेन सफर्ड हुआ था उसमें। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज़ गोइंग डाउन, पब्लिक का जो इन्वेस्टमेंट था वो बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा था। पब्लिक सेक्टर बीइंग बिकॉज ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट विकेटिंग पब्लिक सेक्टर फॉर वेलफेयर, सोशल ऑब्जेक्टिव्स फॉर बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड।
कंपटीशन, सम ऑफ द सेक्टर्स वाइप्ड आउट। कंपटीशन की वजह से कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, वाइप्ड आउट हो गए। गवर्नमेंट एब्डिकेटिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइवेट प्लेयर्स, जो गवर्नमेंट थी वो अब प्राइवेट प्लेयर्स से रिस्पॉन्सिबल हो गई थी। सो गाइज चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। सो आपको ये चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए आप। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। क्रिटिसिज्म दैट इंडिया फेस्ड, एम्प्लॉयमेंट, जॉबलेस ग्रोथ। इंडिया में ग्रोथ तो हुई थी बट जॉब्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी उस टाइम पे, तो जॉबलेस ग्रोथ हुई थी, तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा कम था उस टाइम पे। एग्रीकल्चर प्रोग्रेस स्टैग्नेंट, हमारा प्रोग्रेस वहीं पे रुक गया था और कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रही थी उस टाइम पे। इवन ड्यू टू गवर्नमेंट कंट्रोलिंग सब्सिडीज़, एग्रीकल्चर इज़ द मेन सफर। गवर्नमेंट की जो कंट्रोलिंग सब्सिडीज़ थी, सब्सिडीज़ देने के बाद भी गवर्नमेंट अपने फार्मर्स को, फिर भी जो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा सफ़र्ड हुआ था उस टाइम पे। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज़ गोइंग डाउन, पब्लिक सेक्टर बिकॉज ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट विकेटिंग पब्लिक सेक्टर फॉर वेलफेयर, सोशल ऑब्जेक्टिव्स बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। कॉम्पिटिशन, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन की वजह से कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे, वाइप्ड आउट हो गए थे। गवर्नमेंट एब्डिकेटिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइवेट सेक्टर, जो गवर्नमेंट बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर पे रिस्पॉन्सिबल हो गया था। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आज का हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू ऑल। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।